सबसे पहले तो जब भी हम क्लास शुरू किया करेंगे, लास्ट टाइम हमने एक थोड़ा सा इंट्रो लिया कि जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है इस सीए की स्टडीज के पहले सेमेस्टर में पहले क्लास में ही आपको टीच किया जा रहा है। और फिर मैंने एक एग्जांपल दी कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ और यहाँ पर जो बच्चे भी हमसे किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री करते हैं, सब के सब बच्चों को जो है वो एक स्टैट्स का और एक मैथ्स का कोर्स पढ़ना लाजमी है। तो रीजन क्या है, ये किस किस्म का सब्जेक्ट है? रीजन ये है कि किसी भी फील्ड में हो आप डेटा इकट्ठा करते हैं, लॉट ऑफ नंबर्स, लेकिन आपको नंबर पढ़ने नहीं आते। हमें ये नहीं पता चलता कि इन नंबर्स में क्या लिखा हुआ है। आप समझ लें कि जैसे कोई लैंग्वेज है, चाइनीज की, जापानीज की, फ्रेंच, वो अगर हमें पढ़ने नहीं आती तो हम कहेंगे ये तो फजूल सी कोई चीज लिखी हुई, हमें क्या इससे गर्ज। लेकिन अगर हमें वो पढ़नी आती हो तो फौरन हम कहते हैं कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि हम मिस करने जा रहे थे। ठीक है ना? एग्जैक्टली हम डेटा तो इकट्ठा कर लेते हैं, मुख्तलिफ रिसर्चर अपने फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लॉट ऑफ रीडिंग्स ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आती कि इसकी फाइंडिंग्स क्या है, क्या उन्होंने यहाँ से कंक्लूड करना है। तो इसके लिए फिर हम एक ऐसी लैंग्वेज उनको टीच करते हैं जो कि उनको डेटा पढ़ना सिखाती है कि डेटे में क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स टूल फार्मूले अप्लाई करके हम डेटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन समझ ले फिनिश प्रोडक्ट है और डेटा समझ ले रॉ मटेरियल है। जिस तरह से कोई मशीन होती है, आप उस मशीन में रॉ मटेरियल इंसर्ट करते हो और वो जो मशीन है उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, और वो जो फिनिश प्रोडक्ट होती है वो आपके लिए बड़ी यूजफुल एक प्रोडक्ट के तौर पर आती है, और उसी बेस पर आप फिर सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो परफॉर्म करते हो। तो बात हो गई डिसीजन मेकिंग की। तो जो डेटा सेट है आप कलेक्ट करोगे, फील्ड से एक्सपेरिमेंट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के टूल्स अप्लाई करोगे। अब स्टैटिस्टिक्स के टूल अप्लाई करेंगे तो वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो उस डेटा को कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देगी। ठीक है ना? उस यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के बाद हम उस वैल्यूज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए यूज कर पाएंगे कि कैसे आपने मुख्तलिफ डिसीजंस जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये परफॉर्म करने हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है। फिर आपको प्रॉपर उसकी डेफिनेशन बताई गई कि स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेगा हाउ टू कलेक्ट डेटा, हाउ टू रिप्रेजेंट देयर डेटा विद एन इफेक्टिव वे, कम्युनिकेशन बताएगा आपको डेटा कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे को कैसे बताना है, उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने वहां से कलेक्ट करनी है, एंड देन इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, कैसे आपने उस रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, लेकिन उस तमाम सूरत में जिसमें हमें डेटा का पता ना हो बिफोर टाइम। अगर हमें डेटे का बिफोर टाइम पता है, अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फिर तो करने की ये जरूरत ही नहीं है। हमें पता है, जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी, फिजिक्स का स्टूडेंट सिक्का फेंकता है, उसे पता जमीन पर गिरना, तो क्यों बार बार कर रहा है कि क्या वो कैलकुलेट करना चाहता है, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है उसे। तो और बहुत ज्यादा हमें डेटे का पता नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, हमें तो नहीं पता क्या रीडिंग आ जानी है उसमें। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनसर्टन कंडीशंस हैं, उस अनसर्टन कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। फिर हमने उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी। डील्स विद द वेरिएबिलिटी, कहता अगर डेटा में वेरिएबिलिटी आ जाए तो क्या करना, तो स्टैट्स का सब्जेक्ट बताएगा क्या करना है। ठीक है ना? और फिर बताया गया कि कोई भी यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं है, और अगर होते, इफ दे वर, थे अगर, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है कि आप कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर अप्लाई करते, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट दो एक जैसे नहीं है, देन देयर इज अ नीड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। काम करना है, डेटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, दो ब्रांचेस से होके ये सारा काम होगा। जैसे आप बैंक में चेक लेने जाते हैं, वो कहता है जी पहले आप इस वेरिफिकेशन ब्रांच में चल जाए, आपका चेक वेरीफाई होगा, फिर आप कैश ब्रांच में चल जाए, आपको वहां से कैश मिलेगा, एंड दैट ऑल।
पूरा हो गया। यहाँ पर भी डेटा से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि डिसीजन मेकिंग कर सके, ये दो ब्रांचेस में से होकर गुजरेगा। पहली ब्रांच जो है डिस्क्रिप्टिव ब्रांच, उसका काम होगा डेटे को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। समराइजेशन से मुराद है उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकालने हैं। जैसे मैंने कहा कि आप सिंपली एक मीन निकाल देना डेटे का, तो वो भी तो समरी होगी, ठीक है ना। डिस्प्ले करना, डेटे को कैसे लिखना कैसे है, थ्रू टेबल्स, थ्रू ग्राफ्स, कैसे लिखेंगे डेटा। फिर इसमें से कुछ देखना लफ्ज समरी आ गई, शॉर्टर वर्जन। तो समरी का मुराद यही है कि आप जस्ट एक कैलकुलेशन करें, पूरे डेटे की बजाय छोड़ दें, आप कहें ये ले ले। तो ये कुछ 4-5 मैंने समरी मेजर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, यानी कि स्टैट्स के फार्मूले जो हम आप उस पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये डेटा चले जाएगा इन्फरेंशियल ब्रांच में, और इन्फरेंशियल ब्रांच में जो हमने यहां से ये इंफॉर्मेशन ली हुई होगी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और इससे वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस जो है नतीजा अखज किया जाएगा अबाउट द पॉपुलेशन। तो दो वर्ड थे, एक था सैंपल का और एक था पॉपुलेशन का। फिर इसको हमने एलैबोरेट किया कि स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में पॉपुलेशन का वर्ड क्या कहलाएगा। टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशन जो हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट पर्सन को समझते हैं शायद, ऑब्जेक्ट्स पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा जहां से हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है मैं बैंक्स से डेटा लूं, बैंक का, कि एक कोई बैंक है उसके कितने टोटल एसेट्स हैं, तो मेरे लिए बैंक ऑब्जेक्ट होगा। मैं ट्री से डेटा लूंगा कि ये जो ट्री है इसका डायामीटर, ट्रम्प डायामीटर, इसका जो तना है उसका डायामीटर कितना है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट जो है वो ट्री होगा। मैं इंसेक्ट्स स्प्रे कर रहा हूं, उस देखना चाहता हूं कि इंसेक्ट्स की मोर्टेलिटी होती है या नहीं, इंसेक्ट मेरे लिए ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर वो तमाम ऑब्जेक्ट्स ले लिए जाएं जो कि हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि जिन पर हम स्टडी कर रहे हैं, हम कहेंगे ये पॉपुलेशन है हमारे लिए। तो पॉपुलेशन से मुराद सिर्फ हम आमतौर पर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं बल्कि पॉपुलेशन से मुराद टोटल है, टोटलिटी है। किसी भी पॉपुलेशन में कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स में हम उसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी, पॉपुलेशन ऑफ ऑल वोटर्स, पॉपुलेशन ऑफ ऑल मोबाइल यूजर्स, पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पाउंड। और फिर कहा हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पढ़नी है। फिलहाल मैंने एक भी आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अभी नहीं बताई। कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बैक पे डेटा तो होगा जहां से हम वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अगर तो आपने डेटा लिया हुआ है पॉपुलेशन से, यानी ऑल ऑब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट किया हुआ है और फिर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को कहेंगे मैंने पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया है। पैरामीटर इज अ जनरल नेम, आगे फिर उनके स्पेसिफिक नेम होते हैं, ठीक है ना। जब देखें, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, नया नया न्यू बॉर्न बेबी, अभी उसका नाम नहीं रखा होता, तो सारे उसे जनरल नेम से काका कह के बुलाते हैं, काके दा की हाल है, काकी दा की हाल है, कहते हैं ना हम लोग, तो इसका जनरल नेम है। बाद में उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, जिसका नाम शरोज रख दिया, इसका नाम फलां रख दिया, इसका नाम फलां रख दिया हमने, तो बाद में स्पेसिफाई कर दिया जाता है। तो हमने अभी तक चूंकि कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़ी, तो मैं अभी उस कैलकुलेशन का जनरल नेम ही आपसे बोल रहा हूं, जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी काका बोल रहा हूं। तो ये पैरामीटर है विच इज अ जनरल नेम। फिर बाद में देखेंगे, अच्छा जी ये कैलकुलेशन करेंगे, ये उनके स्पेसिफिक नेम है कि जी ये पॉपुलेशन का मीन है, तो डेटा मीन का कैलकुलेट किया पॉपुलेशन से। ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, वेरिएंस को नहीं जानते आप, ये क्या किस बला का नाम है, यस ये एक कैलकुलेशन का नाम है। इसी तरह से प्रोपोर्शन एक कैलकुलेशन का नाम है, क्योंकि ये पॉपुलेशन से कैलकुलेट की गई हैं, इसलिए हम इनको पैरामीटर्स कॉल करते हैं। पैरामीटर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर्स, इनको हम ग्रीक लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आ गई कि ये जी क्या सारी पॉपुलेशन से डेटा लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी की सारी पॉपुलेशन से डेटा लेके और कंक्लूड करें। देखिए मैंने कल एग्जांपल दी कोविड वैक्सीन की, मुख्तलिफ कंपनी ने कोविड वैक्सीन बना ली। अब उन्होंने देखना था कि क्या ये वाकई ही कोविड वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं। अब इसको देखने के लिए उन्हें इन वैक्सीन को अटेम्प्ट करना था पेशेंट्स पे, लोगों पे, ताकि पता चल सके इनके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है, कोई बहुत डेंजरस तो नहीं है। और
कितनी इम्यूनिटी जो डेवलप हो जाती है उनके अंदर, कितने % लोग थे जिनके अंदर वैक्सीन के बाद भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, ये तो किसी कंपनी को नहीं पता था। वो तो जब तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, इंसानों को नई वैक्सीन लगानी थी, उस वक्त तक उन्हें ये पता ही नहीं चलना था ये वैक्सीन इम्यूनिटी डेवलप करती भी है कि नहीं अगेंस्ट द वायरस का नहीं। तो उन्होंने इसकी टेस्टिंग की और वो चंद लोगों पर अप्लाई किया गया। चाइना में भी लोगों पर अप्लाई किया गया। अब चाइनीज पाकिस्तान को कहते थे कि जी अगर आप हमसे वैक्सीन लेना चाहेंगे, आपके जो लोग हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनकी जो अंदर की केमिस्ट्री कह दें वो और है, ये ना हो कि हम चाइनीज वैक्सीन तो ले लें लेकिन बात में पता चले कि हमारे लोगों के ऊपर वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है ना? हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा और है, जैसे हम गरम इलाके के रहने के लोग हैं तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा आदी होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बायोलॉजिकल साइंसेज में होती हैं। तो उन्होंने फिर पाकिस्तानी लोगों के ऊपर अटेम्प्ट किया, पहले उस वैक्सीन को, उनके सिम्टम्स नोट किए, ऑब्वियसली चंद लोगों पे, सब पाकिस्तानियों पे तो नहीं वैक्सीन लगा के देखा नहीं जी ये ठीक नहीं है कोई और वैक्सीन बना के देखते हैं, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने पहले ट्रायल किए, सैंपल लिया, यानी कि चंद लोगों से इंफॉर्मेशन ली। द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट किसका? पॉपुलेशन का। पूरी पॉपुलेशन इज अ ग्रुप, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, ये पॉपुलेशन है, और उन्होंने उसमें से चंद लोग सेलेक्ट किए और वहां पर उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लेकिन जो रिजल्ट दिया जाता है वो ये नहीं कहा जाता कि ये जी हमने जो सैंपल लिया था ये उस सैंपल के ऊपर से रिजल्ट है। रिजल्ट पॉपुलेशन का दिया जाता है कि हमने चंद लोगों पर अटाई किया है, वहां पर ये 95% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी सैंपल में से, और कहा जाता है कि दिस मेडिसिन इज 95% इफेक्टिव फॉर द होल पॉपुलेशन। तो डेटा सैंपल से बात पॉपुलेशन से की जाती है। यस, देयर इज एन एरर, इज देयर, एरर हो सकता है कि आप कोई और सैंपल लेंगे तो क्या उसमें भी 95% आएगा, वो बात की बातें हैं, अभी तो हम इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा स्टैटिस्टिक, कहा कैलकुलेशन तो करनी है लेकिन अगर वो डेटा लिया जाए चंद लोगों से जिसे सैंपल कहते हैं और वहां से वो कैलकुलेशन की जाए, उस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को हम स्टैटिस्टिक का नाम देते हैं। कहता है न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सैंपल डेटा। और क्यों हम सैंपल लेते हैं? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिस्कस कर सके, उनको हम स्टडी कर सके। तो ये हमारा आप समझ लें कि एक रिसोर्सेज की वजह से हम इस पर आते हैं। अब देखें, जब ये इलेक्शन हुए थे आपके जो 2 साल 3 साल पहले जो पीटीए गवर्नमेंट आई है, इससे पहले मैं टीवी पर अक्सर देखता था तो उस पर होता था कि मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे, बाकायदा उन्होंने बैलेट बॉक्स उठाए हुए होते थे और वो कह रहे होते थे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम जरा गैस करना चाहेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस इलाके से कौन पॉसिबली विनर हो सकता है जब इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन के पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो वो कुछ लोगों से कहते थे, अब बकायदा उन्होंने बैलेट बॉक्स उठाए हुए थे, तो किस इलाके में गए, कुछ 400-500 लोग जो सड़क पे जाते या मार्केट में शॉपिंग नजर आते मिले, उन्हें जल्दी से एक वोट पकड़ाया और कह दिया जी कि अगर आप जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी मैं कल 1.5 माह के बाद थे, 1.5-2 माह के बाद, आप किसको वोट देंगे आप जरा इस बॉक्स में डाल दें। तो कुछ जो 300 या 400 लोग हैं जहां से उन्होंने वोट लिया है, उन्हें नहीं पता ये किसका वोटर है, ये पीटीआई को वोट डालेगा या बस ऐसे ही दुकान पे घुसे, उन्हें एक वोट पकड़ाया, उन्हें कहा जी आपने अगले इलेक्शन में किसको वोट डालना है, आप जरा ना इसमें बता दें। शाम को रिजल्ट उन्होंने खोले, अनाउंसमेंट की बकायदा कि जी हमने जो 400 या 500 लोगों से जो वोटिंग करवाई है इसमें इतने % वोट इस पार्टी के निकले, इतने % इस पार्टी के, बकायदा उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया। आल्दो उसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी, न्यूज़पेपर में वो बकायदा उन्होंने सब लिखे इस हल्के से ये जो हमने सैंपल वोटिंग कराई है उसके मुताबिक, मैंने वो पेज उठा के ना ऐसे रख लिया। इलेक्शन हो गए, पूरी एक्सरसाइज हो गई और मेरा ख्याल है मोर देन 80 to 90% वही रिजल्ट थे जो सैंपल के रिजल्ट थे। सैंपल 500-600 लोगों से लिया गया था, मैं नहीं कह रहा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वही रिजल्ट आया था, लेकिन मोर देन 80 to 90% वही रिजल्ट थे जो कि उन्होंने सैंपलिंग की बेस पे किए थे। तो ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है और हमारा तो स्टैटिस्टिक्स का तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, वरना तो फिर पूरी पूरी पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़े, वो इतने रिसोर्सेज, इतना टाइम,
जाके हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता कि ये हम ये सारे का सारा काम जो है वो कर सकें। तो स्टैटिस्टिक, और देखेंगे जब हम आगे पॉपुलेशन का मीन था वर्ड, अब सैंपल का मीन नोटेशन बदल गई, वेरिएंस नोटेशन बदल गई, प्रोपोर्शन नोटेशन बदल गई। तो पैरामीटर न्यूमेरिकल क्वांटिटी फ्रॉम पॉपुलेशन, सैंपल स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल क्वांटिटी फ्रॉम द सैंपल। और यही चीज मैंने एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो पॉपुलेशन होती है वहां से हम जो कैलकुलेशन करते हैं उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। और ये मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं पैरामीटर्स के। कहता है कि पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं, सैंपल में स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, और उसकी देखें नोटेशन कुछ और है और पैरामीटर की नोटेशन कुछ और है। कहता है जब हम ये स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इन्फ्रेंशियल स्टैट आती है, वो पॉपुलेशन के मतलब जो है वो रिजल्ट को जनरलाइज करती है। तो जो बातें आपसे की उसको मैंने एक तो थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, और एक उसको एक ग्राफ की मदद से बता दिया कि एक्चुअली स्टैट्स करती क्या है। वो टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से कुछ सबसेट लेगी, कैसे लेगी ये सारा यही चल रहा है कि जी सैंपल कैसे लेना है, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी, यस यही तो हमारा टारगेट होगा। फिर इन्फ्रेंस कैसे ड्रॉ करना, कैसे नतीजा खस करना है, आपको टीच किया जाएगा। तो ऑल टुगेदर ये हमारा इस कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। A population is a group of all objects. A representative part of the population is called the sample. अब बात आ गई, हम अक्सर डेटा 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 वर्ड बोलते हैं। डेटा से मुराद क्या है? डेफिनेशन, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ डेफिनेशन, आप कहेंगे डेटा से मुराद है रीडिंग, ठीक है ना? तो कोई ना कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना। सबसे पहली ये जो ऑलमोस्ट आज का लेक्चर है इसमें समझ लें जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ना, क्योंकि आप रेडी होंगे जी कैलकुलेशन होंगी, ये पता नहीं थ्योरी चलती जा रही है बस आज के दिन, ताकि आपको वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दूं। पहले आपको शायद पॉपुलेशन का वर्ड आम तो आप जानते थे, लेकिन अब आप टेक्निकल वर्ड जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, सैंपल का क्या मतलब है, पैरामीटर स्टैटिस्टिक ये क्या होती हैं। इसी तरह से डेटा का वर्ड क्या है। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? कहता है द सिंगल रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, या इसे हम डेटम बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन या डेटम। स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट से उसकी एज, मैंने पूछा बेटा आपकी एज क्या है, उसने मुझे अपना आंसर लिखवा दिया 18, 19, 20 जो भी है। मैं कहता हूं ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की। हो सकता है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं किसी लैब में, ठीक, मैंने टेम्परेचर नोट करना हो, मैंने टेम्परेचर नोट किया जी इसका टेम्परेचर जो है वो 105 फ़ारेनहाइट है, ये एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर ली। तो जो सिंगल रिकॉर्ड होगा उसको हम ऑब्जर्वेशन का नाम, आप कहते नहीं 3 ऑब्जर्वेशन लेनी है 5 ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है ना? तो जो हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन या डेटम का नाम देते हैं। तो फिर डेटा क्या हुआ? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है ना? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ कि जी ये मेरे पास स्टूडेंट के वेट्स का डेटा है, यानी कि मेरे पास 10 या 12 या 20 स्टूडेंट का वेट का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो ऑब्जर्वेशन कहते हैं सिंगल रिकॉर्ड को, सिंगल जो एंटिटी होती है। और अगर हम 5, 7, 10 ऑब्जर्वेशन इकट्ठा कर लिया जाए तो हम कहते हैं ये टेम्परेचर का क्या है? डेटा है। तो डेटा प्लूरल वर्ड है और उसका जो सिंगुलर वर्ड है वो क्या होगा? डेटम, जिसको हम ऑब्जर्वेशंस भी कॉल करते हैं। तो आई थिंक आपको ऑब्जर्वेशन और डेटा क्लियर हो गया। ऑब्जर्वेशन इज अ सिंगुलर एंड डेटा इट इज प्लूरल वर्ड। डेटा को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डेटा 2 तरह का होता है, ये मैं बाद में पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है, पहले सिंपली इनका डिफरेंस समझ लें। प्राइमरी डेटा क्या है? डेटा से मुराद है कोई भी आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है उसका। मुझे एक आप फर्ज करें आप कॉलेज में आए हैं, न्यू एडमिशन है, मुझे ये डेटा चाहिए कि आप बच्चों के पास किस किस कंपनी के मोबाइल कनेक्शन है, यूफोन का है, मोबाइलिंक का है, टेलीनॉर का है, इस तरह के। ये डेटा मुझे अब आपसे रिक्वायर था, आप लोगों से। ये डेटा शायद कहीं नहीं था, मैंने हर इंडिविजुअल से आप
आए, मैं क्लास में, बेटा आपके पास कौन सा मोबाइल कनेक्शन है, आपके पास कौन सा है, आपके पास कौन सा, आपके पास कौन सा है। क्योंकि ये कहीं नहीं था तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक हो गया ना, मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, मुझे ये भी चाहिए था कि जी आप लोग अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी कितनी लेते हैं। मैंने कुछ छोड़े इसको, मैंने क्या करना था, मुझे कोई एनालिसिस करना था कि जी पॉकेट मनी और ये वो सारा कुछ। क्योंकि ये डेटा भी नहीं था, मैंने आपसे पूछा। ऐसा कोई भी डेटा जो कि किसी जगह पर अवेलेबल ना हो और मुझे ओरिजिनली कलेक्ट करना है, ओरिजिनली मतलब अवेलेबल नहीं था किसी जगह पर भी, और मुझे उस डेटा सेट को ओरिजिनली कलेक्ट करना होगा, मैं कहूंगा ये प्राइमरी डेटा है। डेटा दैट मे हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड, अवेलेबल नहीं था, नॉट ऑलरेडी कलेक्टेड, नॉट ऑलरेडी अवेलेबल, बट ओरिजिनली मैंने कलेक्ट किया है, उसको कहूंगा ये प्राइमरी डेटा। एंड हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कोई मैंने अभी उसके ऊपर कोई स्टैट नहीं लगाई हुई, बस ऐसे इकट्ठा किया और रख लिया। आपसे मैंने मोबाइल के यूजर्स का डेटा लिया, कागज पे लिख के रख लिया है, मैं कहूंगा ये प्राइमरी डेटा अभी मैंने ओरिजिनली कलेक्ट किया है और अभी तक कोई उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन नहीं की। इसको हम कहते हैं ये प्राइमरी डेटा है। बस इतना ही काफी हमारे लिए, डेफिनेशन नहीं रट्टा लगानी। अक्सर एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, द डेटा विच इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल एंड यू हैव टू कलेक्ट फ्रेश, दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड, और नीचे ऑप्शन आनी स्टार्ट हो, प्राइमरी डेटा। जो कि अवेलेबल ना हो, फ्रेश आपको कलेक्ट करना हो, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन आप लोगों के एफएससी के कितने नंबर हैं ये चाहिए, या आपके मुझे सेल नंबर चाहिए। मैं जो आपसे पूछता रहूं तो मैं मैम के पास जाता हूं, मैं कहूंगा मैम जब ये बच्चे एडमिशन लेने आए थे तो मेरा ख्याल आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया था, तो वो आप मुझे दे सकते हैं कि इन बच्चों के ये जो सी सेक्शन है इनके एफएससी के नंबर कितने हैं, इनके सेल फोन कितने हैं, सेल फोन का क्या नंबर है, या इनके होम एड्रेसेस मुझे चाहिए। मैम कहेंगी ये मैम सर लिस्ट बनी हुई है, तो मैंने तो नहीं कहा, हाँ मैम के लिए वो प्राइमरी था, मेरे लिए सेकेंडरी, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड है। मैंने तो नहीं किया ना, वो तो मैम को आपने लिखवाया और मैम ने मुझे दे दिया है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड है। वाइल द डेटा दैट हैव अंडरगॉन, जा चुका है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हो चुकी है पहले ही, यानी क्या, मैम ने उसके ऊपर कलेक्शन का टूल अप्लाई कर दिया है, मैम ने कर दिया है, तो मेरे लिए तो सेकेंडरी है ना। प्रीवियसली कलेक्टेड, प्रीवियसली ऑलरेडी वो कलेक्टेड है, मैंने नहीं किया, मैंने तो सर यूज करना था, मैंने वहां से ले लिया, इसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी डेटा है। डेफिनेशन को रटे की बजाय बस, डेटा दैट हैव ओरिजिनली कलेक्टेड इज प्राइमरी, डेटा दैट हैव ऑलरेडी कलेक्टेड अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल सेकेंडरी। मैंने एक रिसर्च करवानी थी जिसमें मैंने ये कलेक्ट करना था डेटा कि फैसलाबाद में जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं वो अपने लेक्चर्स के दौरान आईटी का कितना यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जैसे मैं स्लाइड यूज कर रहा हूं इस तरह के कितना यूज करते हैं। अब ये डेटा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि फैसलाबाद में जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं कौन कौन से या कितने टीचर्स हैं वो लेक्चर्स के दौरान कंप्यूटर यूज करते हैं और बाकी मल्टीमीडिया और इस तरह की चीजें। तो ये तो फिर स्टूडेंट ने एक छोटा सा एक क्वेश्चनर बनाया और टीचर्स के पास गए कि सर आप जब लेक्चर देते हैं तो क्या आप कंप्यूटर यूज करते हैं, क्या आप मोबाइल से यूज करते हैं, कुछ इस तरह से, तो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो प्राइमरी। एक स्टूडेंट को मैंने ये कहा कि ये जो डॉलर है इसका रेट डेली बेसिस पे चेंज होता है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, पिछले 2 माह डॉलर का रेट क्या रहा है, हर दिन 1 जून को कितना था, 2 जून को डॉलर कितना था, 3 जून को क्या डॉलर की कीमत थी, 456। अब कहां से कलेक्ट करें डेटा, उसकी उसकी स्टेट बैंक की वेबसाइट पर अवेलेबल है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है, जाए जहां से डेटा ले ले, ओरिजिनली कहां से कलेक्ट करें, डेटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, बस उनकी वेबसाइट खोले और डेटा ले ले, दैट डेटा इज द सेकेंडरी डेटा। तो डेटा 2 तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। जी इसमें से कोई कंफ्यूज, मेरा तो नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझसे अगर क्वेश्चन किया करें ना तो कोशिश किया करें टारगेट क्वेश्चन किया करें,
ये कह देना कि जस्ट जी दोबारा बता दें, ये क्वेश्चन नहीं बेटा होता। दोबारा बताना क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, आप मुझे पूछें जी कि ये जो प्राइमरी डेटा में आपने ये जो चीज कही थी, इसका मतलब ये है कि ये है, या इसे आप ये कह रहे हो, या टारगेट किया करो जी इसमें ये चीज तो है, वो हम कंफ्यूज कर गए। ये कह देना जिसे दोबारा रिपीट कर दे, वो क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है ना, वो क्वेश्चन नहीं होता कि इसे दोबारा रिपीट कर दे। टारगेट किया करें ना कि जी इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रही है, बाकी हमें क्लियर है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आपका? चलें, अब प्राइमरी डेटा जो कि अवेलेबल नहीं है, फर्ज करें हमें कलेक्ट करना है, तो कैसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे? बड़े बहुत मिनिमम से लेवल पर आपके सब्जेक्ट में ये शामिल है। आपके कोर्स में जो टॉपिक जितनी डेप्थ से आपकी बुक में मेंशन होगा, मैं भी बस उतना ही डिस्कस करूंगा। ऐसे ही मैं आपकी बुक में बड़ा माइनर सा उसका हो और मैं ऐसे ही आपको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करता रहूं। जो जितने वेटेज या इंपॉर्टेंस का टॉपिक आपके कोर्स में शामिल है, मैं ना तो उससे कम डिस्कस करूंगा, ना ही उससे ज्यादा भी नहीं करूंगा कि ऐसे ही आपको एलैबोरेट करता रहूं, बाद में पता चले ये तो बड़ी माइनर सी चीज है और बड़ी बेसिक लेवल की है, और मैं आपको ऐसे ही जरा एडवांस लेवल की बताता जाऊं, कतन नहीं। और ये भी नहीं करूंगा कि कोई चीज जो बुक शायद बुक में बड़ी एलैबोरेट करके लिखी गई हो और मैं चंद वर्ड्स में बुला के कहूंगा चलो जी ये खत्म हो गया। जितना जिस एक्सटेंट का कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसी एक्सटेंट पे उसे डिस्कस करूंगा। प्राइमरी डेटा जो अवेलेबल नहीं है, उसकी कलेक्शन करनी है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है मेल द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मेल जानते हैं, खत जैसे डालते हैं, आजकल ईमेल है ना, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहता डेटा कलेक्शन मेथड इन विच क्वेश्चनियर्स। अब ये क्वेश्चनियर क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर, कागज, उसके ऊपर जो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिख दी जाती है, आर मेल्ड, और फिर भेज दिया जाता है टू द पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स जिनसे डेटा कलेक्ट करना हो, हु इन टर्न फिल, वो से फिल करते हैं, एंड रिटर्न देम टू देयर कन्वीनियंस, और फिर उनको वापस कर देते हैं। डेटा कलेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब एक बैंक था, वो बैंक देखना चाहता था कि उनके ऑफिस में, उनके बैंक में कस्टमर्स आते हैं जो भी चेक वगैरह लेने, क्या वो जो कस्टमर्स उनके बैंक में हैं वो बैंक की सर्विसेज से सेटिस्फाइड है? ये तो नहीं उन्हें क्यू में लगना पड़ता है। आजकल देखिए बैंकों ने बहुत अच्छी अपनी सर्विसेज की हुई, जाते हैं टिकट मिलती है, बैठे जी आप आराम से, आपका टिकट नंबर बोला जाएगा, आप जाते हो आप, वरना पहले तो क्यू लगी हुई है, कोई इधर से आ गया, कोई गाली गलोच हो रही है, तुम लाइन में पीछे लोगो, ये है वो है। अब काफी ये चीज खत्म हुई है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, आप क्लाइंट है ना, एड्रेस तो होता है बैंक वाला का, घर में एक लेटर आ जाता है, आप खोलते हो, उसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं कि जी आप बैंक में हमारे जो अमला है उसके बिहेवियर से सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अपने बैंक के मुतल्लक लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, घरों में लेटर जा रहे हैं, क्वेश्चनियर कहते हैं। तो क्वेश्चनियर उस फॉर्म को कहते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं ताकि लोग इनको फिल करके उनको रिटर्न कर दें। ऐसा ही है ना। इसी तरह से ये जो लेटर्स आते हैं, अब आने लगी है ईमेल्स। अब चूंकि हम टीचर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं, और कोई बच्चा, जैसे मैंने बात की थी, अक्सर हम जब सुबह अपना आप जाके खोलते हैं अपना ईमेल वगैरह, तो उसमें हमें आता होता जी कि मैं लाहौर का एक फलां यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं एमफिल या पीएचडी एजुकेशन कर रहा हूँ, और मैंने टीचर्स के मतलब एक कोई डेटा चाहिए कि पाकिस्तान में जो टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और वो कितना अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो कितना अपनी लेक्चर्स के दौरान आईटी का, कंप्यूटर्स का, ईमेल्स का, प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं। अब वो शख्स तो लाहौर बैठा हुआ डेटा इकट्ठा करने वाला, वहां का स्टूडेंट है, और बैठे बैठे मुझे ईमेल कर दी, फॉर्म खोला मैंने कहा चलें यार इसकी हेल्प करते हैं, मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, वापस कर दिया।
पहले ये काम डाक के थ्रू कागज की फॉर्म में फिजिकल आता था और आजकल वही काम ईमेल के थ्रू आ गया। तो क्वेश्चनेयर उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो रिटन फॉर्म में लिखी हुई होती है और जहां से इंफॉर्मेशन चाहिए रिस्पोंडेंट को वो उसको फिल करके उसे वापस कर देता है और हम कहते हैं कि ले जी बैठे बैठाए उसने प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर लिया। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड इस्लामाबाद उसका मैं मेंबर हूँ, ठीक है ना। वो क्या करते हैं हर 6 माह के बाद वो एक सर्वे कंडक्ट करते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के टीचर से पूछते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट जो भी एक्ट कर रही है उनसे सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्या आप समझते हैं कि अगले 6 माह में मुल्क जो है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी या इस तरह कई हालात रहेंगे, महंगाई कंट्रोल में आएगी या मजीद बढ़ेगी, पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात में इंप्रूवमेंट आएगी या और वर्ष होंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो वो इस्लामाबाद वाला बंदा मेरे पास तो नहीं आएगा, वो तो जस्ट एक सिंपल ईमेल कर देगा मुझे, क्वेश्चनेयर ईमेल कर देगा। पहले मेल मुझे आती थी ऑफिस में ना, बकायदा एक लेटर आ जाता था, मैं फिल करता था उसको फिर रिटर्न बैक करता था, लेकिन अब वही काम जो है वो ईमेल के थ्रू हो रहा है, बड़ा क्विक है। आप अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ पर अक्सर हमारे अमेरिका में बैठे हुए लोगों के आ जाते हैं जी कि मैं एक अमेरिकन स्टूडेंट हूँ और मैं मुसलमानों से ये डेटा लेना चाहता हूँ तो आप मेरी हेल्प करें और ये फॉर्म फिल कर दें, ठीक है ना। तो ये भी एक डेटा कलेक्शन की टेक्निक है थ्रू द क्वेश्चन। सेकंड टेक्निक है पर्सनल इंटरव्यू। लोग फर्ज करें मैं तो चले ईमेल पढ़ के तो और फिल करके रख दूंगा, फार्मर से डेटा लेना किसानों से, वो तो अनपढ़ है, वो तो नहीं आपको क्वेश्चन दे सकते। और दूसरा ये होता है कि ये जो क्वेश्चनेयर होता है आप इसमें बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी कि आप उसकी डिटेल में जाना चाहें वो नहीं कर सकते, क्यों, जो लिखा बस वही वापस आना है। देयर इज अनदर मेथड, पर्सनल इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के interpersonal role situation in which an interviewer asks respondent questions designed to light the answers pertaining to the research hypothesis। जो वो उस उनसे मुतल्लक कोई डेटा कलेक्ट करना चाहता है वो उनसे फेस टू फेस बैठ के उनसे इंटरव्यू करता है बाकायदा। अच्छा जी आप ये बताएं, फिर साथ ही अगर कोई डिटेल नहीं आती तो फिर साथ ही कोई और चीजें भी उनके साथ पूछता है ताकि वहां से वो डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों, देखें अगर वो फर्ज करें 100 लोगों से उन्होंने डेटा कलेक्ट करना है, मेल क्वेश्चनेयर तो घर बैठे ही ऑफिस में बैठे 100 लोगों को ईमेल चले गई, लेकिन इसमें तो फिर 100 लोगों को पर्सनली विजिट करना पड़ा ना, एक के पास गए उनसे पूछा, फिर दूसरे के पास उठ के चले गए, फिर तीसरे के पास चले गए। तो पर्सनल इंटरव्यू ये भी डेटा कलेक्ट करने का एक मेथड है, स्लोअर देन द मेल क्वेश्चनेयर है, कॉस्टली देन द मेल क्वेश्चनेयर, ठीक है ना। तो ये बहरहाल इसमें भी इस तरह से भी डेटा कलेक्शन की जाती है। और आजकल बड़ा कॉमन है टेलीफोनिक सर्विस इज कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड डोमिनेंट डेटा कलेक्शन मेथड। टेलीफोन सर्वे कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ सेमी पर्सनल मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन। वहां पर भी बंदा ही बैठा होता है या समटाइम कंप्यूटर होता है। मैंने गाड़ी ठीक कराई ये टोयोटा वालों से, होंडा वालों से, वो कुछ मसला कर रही थी। जब मैं गाड़ी वर्कशॉप पे ठीक कराने गया उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर और मेरा सेल नंबर वगैरह ले लिया। 2-4 दिन मैंने गाड़ी चलाई, उनका फोन आया कि जी आपने 3 दिन पहले हमारी वर्कशॉप पर आए थे अपनी गाड़ी ठीक कराने, क्या जो आपका प्रॉब्लम था, अब आपको 2-3 दिन हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो गया? मैं कहूँगा नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, उसी तरह की है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ, मुझे फिर आना पड़ेगा। ठीक, अब उनके पास एक डेटा चले गया कि जी ये कस्टमर आया था, उसने गाड़ी ठीक कराई थी, ये उस गाड़ी का नंबर है और वो हमारी सर्विसेज से या उसने जो भी हमसे काम करवाया है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं हुआ। हो सकता है शाम को कुछ 10-12 कस्टमर जिनको उन्होंने आज फोन किया था उसमें से 8 या 9 ने यही कुछ कंप्लेंट की
उन्होंने चेक किया, पता चला कि ये जो कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं इनको डील फ्ला मोहम्मद हसैन मिस्त्री ने किया था। कहेंगे मोहम्मद हसैन भाई बाकी जो मिस्त्री कारीगर हैं उनके साथ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनकी गाड़ियों को तूने टेक केयर की थी वो कंप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम उसको सही तरह से जज नहीं कर पा रहे। अब देखें कैसे पता चला उनको डेटे से कि जी फला हमारा मिस्त्री प्रॉब्लम कर रहा, बाकी ठीक है, दैट्स ओके, दैट फाइन। जो अच्छी कंपनी है वो ऐसे ही करती हैं, वो ऐसे नहीं रहने देती। तो ये जो डेटा कलेक्शन मेथड है, टेलीफोन से कोई मुझे क्वेश्चनर तो नहीं पकड़ाया, मैं कहा वहां बैठा हुआ हूँ, मेरा इंटरव्यू तो नहीं करेंगे जी आ जाए आरिफ साहब आपसे आपने गाड़ी ठीक कराई थी, आप जरा बैठे हमें बताएं हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है ना, फोन आ जाता है, फलां फोन है। अक्सर आप कोई कंप्लेन कराएं किसी बैंक में या कुछ इस तरह से, तो वो बकायदा आपको कंप्लेन करने के बाद कहते हैं जी हमारा एक थोड़ा सा ना, आपने फोन बंद नहीं करना, हमारा एक डेटा कलेक्शन होगी तो उसको आपने फिल करना है। तो वो लिखते हैं कि आपने फोन किया था कि तो जो आपको डील किया गया है क्या आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, क्या हमारी बैंक की एफिशिएंसी से सेटिस्फाइड है। तो वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सेमी पर्सनल इस तरह से होता है वो कि पर्सनल में तो होता है ना फेस टू फेस बैठे होते हैं आमने सामने, इसमें फेस टू फेस तो नहीं होते, कभी कंप्यूटर्स के थ्रू वो डेटा ले लेते हैं, कभी वो पर्सन वहां से आपको टेलीफोन कॉल करते हैं। तो बहरहाल टेलीफोनिक सर्वे इज अनदर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डेटा। बस कुछ इसी तरह का हमने थोड़ा सा एलैबोरेट करना है कि जी मेल क्वेश्चनर में क्या है कि a piece of paper that contains certain questions on it and the respondent have to answer those questions. Personal interview is basically the face-to-face situation in which the person who wants to collect data sit in front of the respondent and collect the data. And there is another way of telephonic surveys in which through the telephone communication respondent collects data, the interviewer collects data from the different respondents. We call it as an semi-personal method as well. तो ये कुछ 3 मेथड जो थे वो थे कि जी इस तरह से डेटा पॉसिबली कलेक्ट किया जा सकता है। अक्सर जब हम कोई फिजिक्स की या केमिस्ट्री की बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो शायद एक वर्ड है वो टीचर बड़ी रूटीन में बोलता है। फिजिक्स वाला टीचर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ही है ना। अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास में जी ये एसिड है, ये बेस है, बेसिक है, बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनने को मिलते हैं। बायोलॉजी में चल जाए सेल, ये जी सेल है। कंप्यूटर में चले जाएं मेमोरी, इस तरह के वर्ड आपको बेशुमार मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स में आ जाएं तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि शायद मैं अपने लेक्चर में कोई 10-20 दफा यूज किया करूंगा, रूटीन में यूज किया करूंगा, वो है वेरिएबल का वर्ड। वेरिएबल का वर्ड आप समझ लें कि स्टैटिस्टिक्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यहीं से काम शुरू होना है, जैसे बायोलॉजी में सेल से काम स्टार्ट हुआ है। वेरिएबल है क्या? एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज नोन एज वेरिएबल। अब यहां इंडिविजुअल से मुराद क्या है देखते हैं, क्या मुराद है। मैं एग्जांपल अभी लिखता हूं, पता चलेगा। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पॉसिबली वेरी कर सकता हो, मे वेरी। मैं ये नहीं कहा वेरी करेगा तो वेरिएबल कहना आपने, मैंने कहा मे वेरी, हो सकता है कि नहीं। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में अगर वो कैरेक्टरिस्टिक वेरी हो सकता हो तो उसे हम कहते हैं दिस इज अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ अ ट्री, एक ट्री की हाइट दूसरी ट्री की हाइट से वेरी कर सकती, तो हाइट एक वेरिएबल है। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अ ट्री, किसी पौधे के ऊपर इंसेक्ट्स की तादाद, कीड़े हमला कर देते हैं, उनके लीफ के ऊपर इंसेक्ट्स गिने जा सकते हैं हमारे एंटोमोलॉजी वाले, कि जी वो उतारते हैं, कहते हैं इसके ऊपर जो अटैक है इसमें ये 6 इंसेक्ट एक लीफ पर हमें मिले हैं, ये बड़ा सीवियर अटैक है। कलर ऑफ अ फ्लावर, द फ्लावर कलर ऑफ वन इज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इस एग्जाम्पल में जो मैंने
रेड कलर से मार्क किए हुए हैं ये वाले, रेड कलर से, ये इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल में बी अ ट्री, इंडिविजुअल में बी अ फ्लावर, इंडिविजुअल में बी अ स्टूडेंट, इंडिविजुअल में बी अ प्लांट। इंडिविजुअल जहां से हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक नोट करना, इस डेफिनेशन में दो ही तो चीजें थी, कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल। जिनको मैंने अंडरलाइन किया वो कैरेक्टरिस्टिक है। हाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। मैं कहता हूं कि मैंने स्टूडेंट से, फर्ज करें स्टूडेंट से डेटा, अब डेटा को आपको पता है, स्टूडेंट से मैंने डेटा रिकॉर्ड करना है। हम उससे पूछेंगे, जब मैं कहता हूं जो भी अपनी क्लास से स्टूडेंट से ना जरा डेटा रिकॉर्ड करके लाओ, ये तो बात क्लियर होगी, स्टूडेंट से करना है, चेयर से नहीं करना, हाँ फलां से, टीचर से नहीं करना, स्टूडेंट से करना है। ये बात पता है आपको किनसे करना है। लेकिन क्या हाइट का, वेट का, एज का, उनके एफएससी के मार्क्स का, उनकी पॉकेट मनी का, उनके नंबर ऑफ सिबलिंग्स का, कि उनको बहन भाई की तादाद कितनी है, तो आप मुझसे तो पूछेंगे ना कि सर कौन से कैरेक्टरिस्टिक का हम डेटा नोट करके लाएं। मैं कहूंगा जाओ जाके बैंक से डेटा लेकर आओ, तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं किस चीज का। जाओ वो एनिमल्स वहां पर हैं, गाय हैं, बफलोज हैं, उनसे डेटा लेकर आओ, तो किस चीज का, क्या उनकी डेली रिप्रोडक्शन का, क्या उनके वजन का, क्या उनकी उम्र का, क्या उनकी कीमत का। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या नोट करना है ना, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक हाइट है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, ये नोट करने हैं। उस ट्री की हाइट या उस ट्री की लेंथ वगैरह, हाइट वगैरह, या उसका जो ट्रम्प डायमीटर नोट करना, उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक हो चुका है, कितने इंसेक्ट्स एक ट्री पर आपको नजर आ रहे हैं। कलर क्या है फ्लावर का, उसकी कीमत नहीं, उस पौधे की हाइट नहीं, बल्कि उसके फ्लावर का कलर हमें चाहिए। तो कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी कर सके, में वेरी, हम कहते हैं कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। जो नहीं करेगा वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि कोई भी है, स्टूडेंट की जेंडर इज अ वेरिएबल, क्योंकि एक स्टूडेंट की जेंडर और हो सकती है, दूसरे की और हो सकती है, इट इज अ वेरिएबल। ठीक हो गया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, इनमें आप नोट करें कि ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो मैंने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के आंसर अगर आप अपनी कॉपी पे लिखना चाहें तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक लिखेंगे, आप नंबर के साथ लिखेंगे, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, इस तरह से। इसको लिखेंगे तो जी 15 इंसेक्ट्स हैं, या 20 हैं, या 15 हैं, या 30 हैं। तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन जब इसकी बात आएगी तो इसको आप लिखेंगे रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। तो इनको नंबर तो नहीं है, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट लिखते हुए। या जेंडर लिखेंगे आप, मेल, फीमेल। या रेजिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे कि वो रूरल एरिया से उसका ताल्लुक है, या अर्बन तो रूरल अर्बन। उम्र लिखेंगे तो नंबर में लिखेंगे, उनकी सैलरी लिखेंगे नंबर में लिखेंगे, उनका ताल्लुक अर्बन एरिया, रूरल एरिया, नंबर नहीं लिखेंगे, रूरल अर्बन लिखेंगे, मैरिड, अनमैरिड लिखेंगे, विडो लिखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इसका मतलब है, कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम न्यूमेरिक्स के साथ लिखेंगे, और कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम न्यूमेरिक्स के साथ नहीं लिख पाएंगे। जैसे कलर है, जैसे जेंडर है, जैसे उनका रेजिडेंशियल स्टेटस है, जैसे उनका रिलीजन है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, नंबर तो नहीं है ये, ठीक है ना। इस बेस पे हम वेरिएबल्स को दो कैटेगरीज में लेके जाते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वालिटी से, ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी हो, नॉट न्यूमेरिकली। अब आई कलर है, स्टूडेंट, आई कलर ऑफ वन स्टूडेंट में बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हम इसको लिखना चाहेंगे आई कलर को तो लिखेंगे लाइट ग्रीन, ग्रीन, डार्क ब्राउन, ब्राउन, ऐसे करके, नंबर तो नहीं है। बिहेवियर, उस क्वालिटी किसी चीज की, गुड, बेटर, गुड है, बैड है, वेरी बैड है। डिजाइन उसका, जैसे शर्ट नहीं होती स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वो नंबर तो नहीं है ना।
स्मॉल है जी, ये मीडियम है जी, ये लार्ज है। टूथब्रश है, उसके ऊपर लिखा था सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड, उसके जो रेशे होते हैं, कोई नंबर तो नहीं है। ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बुनियाद पे लिखे जाते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम न्यूमेरिकली नहीं लिख पाएंगे, हम कहेंगे ये क्वालिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल है। क्वालिटेटिव, इसमें आप रिलीजन शामिल कर लें, इसमें आप रेजिडेंशियल स्टेटस शामिल कर लें, ठीक है ना, मैरिटल स्टेटस शामिल कर लें, तमाम ऐसी एग्जांपल है जिसमें वेरिएबल जो हैं वो न्यूमेरिक्स के फॉर्म में नहीं बल्कि नॉन न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होंगे। लेकिन दूसरे जो वेरिएबल है उन्हें हम कहेंगे ये क्वांटिटेटिव है, इसलिए कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्वांटिटी के साथ लिख सकते हैं। जैसे ये दो है, we can write height with the help of a certain numerical quantity, number of insects with the help of a quantity, तो हम इनको क्वांटिटी की फॉर्म में जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक को मैंने लिखा डिस्क्रीट और एक को लिखा हुआ कंटिन्यूस। अब जरा देखिएगा डिस्क्रीट में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रीट में लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, एक क्लास में 50 है, दूसरे में 60 हो सकती हैं। नंबर ऑफ डेथ्स, कोरोना से डेथ्स हो रही हैं, आज ही 97 हुई है, कल 98 हुई है, फिर 90 है। नंबर ऑफ बर्थ्स इन हॉस्पिटल, जेयूस हॉस्पिटल में आज 10 न्यूबॉर्न बेबी हैं, कल 11 थे, फिर 12 ऐसे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका जो न्यूमेरिक तो हैं, लेकिन इनका आंसर डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ स्टूडेंट 20.7 नहीं किसी क्लास में हो सकते, 20 के बाद 21 नहीं आएगा, 50 के बाद 51 ही आएगा, इसके बाद 52 ही हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं। चेयर्स की तादाद फ्रैक्शन में नहीं, नंबर ऑफ डेथ्स फ्रैक्शन में नहीं, बर्थ्स नॉट इन अ फ्रैक्शन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट नॉट इन अ फ्रैक्शन। जंप करके वैल्यू लेगा, आपके जंप का है भाई, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं और भी 50, 50.2, 50.3, लेकिन ये वेरिएबल वो वैल्यूज नहीं ले सकता। 50 के बाद जंप लगाएगा 51 पे जाएगा, 51 के बाद जंप लगाएगा 52 पे जाएगा। ऐसा वेरिएबल जो कि सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वैल्यू ले सके, न्यूमेरिक ले सके लेकिन होल नंबर, उसको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। That can assume only and only whole number values in the data. Number of students in whole numbers होगा, number of chair whole numbers होंगे, डेसिमल में नहीं आ सकते। What about weight? किसी का 50 kg, किसी का सर 50.3 भी हो सकता है 50 50.7 kg हो सकता है। हाइट बिल्कुल ऐसे ही है। नाम मार्क्स कंटिन्यूस हो सकते हैं, नंबरों में लगा दिया कि जी आधा आधा नंबर या 0.3 नंबर एक क्वेश्चन का होगा। टाइम होता ना वो सेकंड, नैनो सेकंड, फ्ला सेकंड, आगे चलते जाए। डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10.3 किलोमीटर, 10.6 किलोमीटर। टेम्परेचर 36.29। तो ये सारी वो वैल्यूज हैं जो हैं तो न्यूमेरिक, लेकिन दैट कैन अज्यूम डेसिमल वैल्यूज एज वेल। होल नंबर दैट्स ओके, डेसिमल दैट पॉसिबल। इनके लिए डेसिमल वैल्यूज का आना पॉसिबल नहीं है, इनके लिए न्यूमेरिक ही होना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आप डिफाइन किया करेंगे कि जी क्वालिटेटिव वेरिएबल किसे कहना है और क्वांटिटेटिव किसे कहना है। क्वांटिटेटिव में फिर दो कैटेगरीज आ जाएंगी, डिस्क्रीट किसे कहते हैं और कंटिन्यूस कैसे कहते हैं। अब जरा हमारे सब्जेक्ट का नाम देखिएगा, हमारे सब्जेक्ट का नाम है क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो आप पढ़ रहे हो क्वांटिटेटिव। तो अब आपको क्वांटिटेटिव का वर्ड क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी वेरिएबल दैट कैन अज्यूम न्यूमेरिक वैल्यू whether a whole number or a decimal as well,
दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। हमें इनको क्यों पहचानना क्यों है? हमें इसलिए पहचानना है कि हमने आगे स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट फार्मूले पढ़ने। अब कुछ फार्मूले ऐसे होंगे जो क्वांटिटेटिव डेटा हो उस पर तो अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अगर डेटा क्वालिटेटिव होगा तो उस पर वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट का वेट ले लेता हूं और जेंडर का डेटा ले लेता हूं। वेट 50 kg, 65 kg एंड सो ऑन। जेंडर मेल है, फीमेल है, फीमेल है एंड सो ऑन। ये डेटा क्वांटिटेटिव है और ये डेटा क्वालिटेटिव। फॉर एग्जांपल, मुझे एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, मीन। इस डेटे का मीन कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। सब वैल्यूज को जमा कर लें, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें तो मीन आ गया। आप कहेंगे इसका भी जरा मीन करते हैं, नॉट पॉसिबल। इसका तो ही ना हो सकता मीन, इसका मीन नहीं हो सकता। तो मीन की रिक्वायरमेंट है डेटा मस्ट बी क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट हो कंटिन्यूस हो, इससे क्या क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मीन इस डेटे का नहीं कैलकुलेट होगा, तो फिर हम इस डेटे की एवरेज कैलकुलेट करेंगे। आपने कहना सर वही बात होती, नहीं, मीन और एवरेज में फर्क होता है। एवरेज और मीन में फर्क है, जब चैप्टर पढ़ेंगे पता चल जाएगा। एवरेज और मीन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है ये जब चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, 3-4 दिन लगाने हैं हमने एवरेज के चैप्टर के, तो क्लियर हो जाएगा। अब वहां पर लिखा हुआ होगा कि अगर डेटा कंटिन्यूस होगा तो एवरेज इस मेथड से कर लें, अगर डेटा क्वालिटेटिव होगा तो एवरेज आप इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये उस वक्त की बातें हैं। तो इसलिए डेटे को पहचानना जरूरी है, कैरेक्टरिस्टिक को, कि ये जो वेरिएबल हमने कलेक्ट किया है क्या ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है या ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। इसलिए हमने अपने वेरिएबल्स को पहचानना। अब एग्जाम में जो एमसीक्यूज का ताल्लुक है वो कुछ इसी तरह से ही आपको एक कोई डेटा दे देता है। वो कहता है जी कि एक कोई स्टूडेंट था, उसने कुछ कंप्यूटर मार्केट में गए और उसने डेटा रिकॉर्ड किया टाइप ऑफ कंप्यूटर, कि जी क्या ये लैपटॉप है या ये डेस्कटॉप है या ये मिनी कंप्यूटर है, तो जी कौन सी उसका जो डेटा सेट है वो कौन सा है, तो क्वालिटेटिव है। टाइप ऑफ कंप्यूटर कि वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, देखो नंबर तो नहीं है। अगर वो लिख दे जी कि उसने डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द प्राइस, तो वो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। हाँ हो सकता है अब उससे आगे डिटेल में जाए, क्या जी ये डिस्क्रीट होगा कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। आपने ये देखना होता है कि क्या ये जो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है इसकी डेसिमल वैल्यू हो सकती है, अगर हो सकती है तो कॉन्टिन्यूस है। आप कहें जी नहीं, नंबर ऑफ कंप्यूटर डेसिमल में नहीं हो सकते, 10 कंप्यूटर या 11, तो फिर तो डिस्क्रीट है, बिल्कुल डिस्क्रीट है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिक आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जी ये जो डेटा है इसकी ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या क्वांटिटेटिव में ये डिस्क्रीट है या ये कंटिन्यूस टाइप डेटा सेट है, कुछ इस तरह से। जी अब अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई किसी चीज की कोई और मजीद क्लैरिफिकेशन आपको रिक्वायर है तो आप मुझसे पूछेंगे। जी एनीवन? ठीक है जी। अच्छा कुछ
हेलो सर। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी भाई, वो हमने म्यूट किया हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही है मेरी आवाज? चलें, ठीक है, ठीक है। दैट, थैंक यू। वो मेरी मेरी साइड से फॉल्ट था। ठीक हो गया। जी, तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से बोल देता हूं कि क्या हमने डिस्कस क्या किया था। जी, तो हमने एक्चुअली डिस्कस ये किया था कि हम डेटा कलेक्ट तो कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद लिखने का स्टाइल क्या है? हम फर्ज करें स्टूडेंट से उनके मार्क्स का डेटा ले लेते हैं, मार्क्स का। अब हम किसी जगह पर ये तो नहीं लिखेंगे मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, ये तो नहीं लिखेंगे हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली उसको एक्स वाई जी वगैरह से लिख देंगे। ट्रेडिशंस हैं, रूटीन की ट्रेडिशंस हैं। आप कहें जी एबीसी, नहीं, एबीसी से नहीं हम लिखते। एबीसी को हमने किसी और लिए रखा हुआ है। इनिशियल अल्फाबेट्स हमने किसी और के लिए रखे हुए, आगे आ जाएगा उनके टर्न भी। जो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स हैं रूटीन में, हम उनको वेरिएबल को लिखने के लिए लिखते हैं। अब किसी जगह पर भी अगर आपको लिखना हो कि जी यहां स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा लिखना है, तो मैं वहां पर ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, उसकी बजाय ये स्टेटमेंट लिख दी जाए एक्स। ऊपर पता होगा जी एक्स क्या लिखा हो, जी मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। जहां एक्स है जी यहां स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं। वाई, एज ऑफ अ स्टूडेंट। जहां वाई रख दिया जाएगा इसका मतलब ये यहां स्टूडेंट की एज रखनी है। तो जैसे निक नेम नहीं रख दिए जाते, फुल नेम है निक नेम, एज ऑफ अ स्टूडेंट, इसका डेटा इकट्ठा करना उसको वाई कह देना। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, इसका डेटा इकट्ठा करना, उसका नाम एक्स रख देना है। तो हम नेक्स्ट एक्स वाई जी वगैरह ही इस्तेमाल किया करेंगे। तो ये तो होगी ट्रेडिशंस। वेरिएबल क्या होता है वो आपको बता दिया, डेटा कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपको बता दिया। अब डेटा लिखते वक्त हम पूरे सेंटेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह हम जस्ट एक्स वाई और जी वगैरह जो है वो जस्ट हम इसको मेंशन किया करेंगे। एक्स वाई और जी वगैरह हम मेंशन किया करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सारा हमारा न्यूमेरिकल वर्क होगा, लाइक दिस वन। सारा हमारा न्यूमेरिकल वर्क होगा। अब ये न्यूमेरिकल वर्क क्या है? देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स वाई जी। कहता है ये वेरिएबल्स हैं, उनको हम जो लास्ट इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जी वगैरह, हम उनसे रिप्रेजेंट किया करेंगे। अब ये हमारे जो स्टैट्स हैं इसके कैलकुलेशंस का वर्क काम शुरू हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सारी कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिप्शन थी आपको, पॉपुलेशन, सैंपल, स्टैटिस्टिक्स, पैरामीटर, वो मैंने जरा एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट हो गया। आप ऐसा समझ लें कि पहले जमाने में जब खाना बनाना होता था तो एक एक चीज
खुद बनाई जाती थी, एक एक चीज उस खाना की, उस खाने बनाने की। आपकी वालदा या आपकी दादी माँ समझ लें कि इवन सुबह उठती थी, वो पता ना, सुबह वो फजर की नमाज के वक्त उठ के आए और एक एक चीज खुद बनाई, क्यों जी खाना बनाना है। लेकिन अब मार्केट से जाते हैं, बनी बनाई रेसिपी ले लेते हैं, बस पानी में डाला, ऊपर चावल डाल दिए, ले जी बिरयानी तैयार, तैयार होगी ना। तो बनी बनाई मार्केट में रेसिपी आ गई, खाना बनाना आसान हो गया। एग्जैक्टली स्टैट्स के जो फार्मूले होंगे वो आपके लिए एक रेसिपी है। आपने वो रेसिपी बनाना नहीं सीखनी, यानी कि वो रेसिपी बनानी नहीं है। आपको नहीं कहा जाएगा ये फार्मूला बनाओ, सिर्फ आपको कहा जाएगा ये फार्मूला है, बना हुआ है, इसको कैसे इस्तेमाल कैसे करना है और कहां पर करना है, यानी कैलकुलेट कहां कैसे करना है और किस जगह ये फार्मूला इस्तेमाल करना, किस जगह कोई दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो कम से कम आपको पहले मैंने सिखा देना है फार्मूले कैलकुलेट कैसे करनी है, रेसिपी को कैलकुलेशन कैसे करनी है। एक बच्चा है, वो कोई ब्लॉक गेम्स मार्केट से लेकर आता है, ब्लॉक गेम खेलते हैं ना बच्चे ब्लॉक्स के साथ, तो वो ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं ब्लॉक गेम। तो जब वो मार्केट से ब्लॉक गेम लेकर आता है, उस ब्लॉक्स को वो डिफरेंट वे से जोड़ता है, कोई इधर रख दिया, कोई ऊपर लगा दिया, कहता है ये एरोप्लेन बन गया। कभी उन्हीं ब्लॉक्स को जोड़ता है, कहता है ये शिप बन गई। कभी उन्हीं ब्लॉक्स को जोड़ता है, ये बोट बन गई। तो ब्लॉक तो उसके पास वही 5-7 ही होते हैं, उन्हीं की मदद से वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाई जाता है। स्टैट्स के फार्मूले स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में कुछ ब्लॉक इस्तेमाल करने हैं, और ये है वो ब्लॉक, ये है वो ब्लॉक जो मैंने स्टैट्स के फार्मूलों में इस्तेमाल करके फार्मूले बनाने हैं। बिल्कुल उस बच्चे के ब्लॉक्स की तरह के ये ब्लॉक्स हैं, इनको जोड़ता जाऊंगा, स्टैट्स के फार्मूले बनते जाएंगे। अब आपको मैंने सिखाना क्या है, ये ब्लॉक्स बनाने सिखाने हैं, ये बेसिक इंग्रेडिएंट सिखाने हैं मैंने आपको, कि ये समेशन एक्स का क्या मतलब है, समेशन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, और अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो क्या ये एक ही चीज है कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कुछ इस तरह से। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ये मैं अगर आपको सिखा दूं और बाद में स्टैट्स के कोई फार्मूले लिख दूं, आप उसको गौर करें, उसमें क्या इस फार्मूले में ये 3 इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होने हैं, एक ये और एक ये, लाइक आप कहेंगे ये तो हमें आते हैं कैलकुलेट करने, ठीक है, जोड़ना ही रह गया ना, जोड़ना रह गया, आपको बाद में जोड़ देंगे। अब जरा नोट कीजिएगा, अभी अभी मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया ना, अभी हम इसकी जानिब जाने लगे हैं। मैं आपको फर्ज करें एक चीज ये सिखा दूं, एक चीज ये कैलकुलेट करना सिखा दूं, और एक चीज ये कैलकुलेट करना सिखा दूं, ये 3 चीजें। वो फार्मूला जिसकी बारी शायद 10 से 15 लेक्चर के बाद आनी है, उस फार्मूले की बारी, अगर वो फार्मूला मैं लिखूं समेशन, ये क्या चीजें हैं, ये बिल्कुल अभी आपसे डिस्कस करना, सिर्फ एक इंटरेस्ट के तौर पर बता रहा हूं। ये एक मैंने स्टैट्स का एक फार्मूला लिख दिया, कंप्लीट फार्मूला है, रेसिपी फार्मूला। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें, आप कहें जी एक हमें ये चाहिए, ये ले जी आपको मैं सिखा दूंगा। आप कहें जी एक हमें ये चाहिए, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। एन आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज को, ओह ये आपको अगर 3 कैलकुलेशन करनी आती हैं तो आपको स्टैट्स का ये पूरा फार्मूला कैलकुलेट करना आता है, इसका नाम वेरिएंस है। 10 लेक्चर के बाद की बात है, सीख आज ही जाएंगे। एक इंग्रेडिएंट ये है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो ये मीन नहीं बन जाता स्टैट का फार्मूला, मीन ये है क्या समेशन एक्स, यस ये बताऊंगा ना। मतलब कहने का क्या है, स्टैट्स के जो फार्मूले आपको मैंने टीच करने हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होने हैं वो इंग्रेडिएंट हम अब आपको सिखाने लगे हैं। घर में गए, आपकी दादी को चीज बना रही थी, उसको आपने पूछा दादी क्या बना रही हो,
वो कहती शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ बनेगी ना देख लें, चुप करके बैठ। ठीक, फिर कोई और चीज पकड़ के शुरू हो गई, दादी ये क्या करना है, तेन एक बार नहीं क्या शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ बनेगी देख लें। एग्जैक्टली ये क्या करने सर, मैं आपको यही कर रहा हूं, जब मैं फार्मूलों में इस्तेमाल करोगे तो देख लेना, सिर्फ तुम ये बनाना सीख लो। अब आपने ये इंग्रेडिएंट मुझसे बनाना सीख लेने, ये शाम को जब फार्मूले बनेंगे देख लेना कहां कहां ये मैं इस्तेमाल करूंगा। तो चले शुरू करते हैं। किसी भी डेटा सेट में, डेटा का पता चल गया ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी डेटा सेट में आप कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ वैल्यूज रिकॉर्ड करोगे। वो स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, उस स्टूडेंट का वेट हो सकता है। उसमें टोटल कितनी डेटा वैल्यूज होंगी, ये स्टेटमेंट की बजाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन आ डेटा सेट, इसकी बजाय हम सिर्फ n लिखा करेंगे। n इज इक्वल टू लाइक 5। तो आप कहेंगे अच्छा समझ गया, जिस डेटे में 5 रीडिंग्स हैं, 5 वैल्यूज हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज को लिखना सिखा दिया। n से लिखेंगे, कोई और w या k या c या b या d नहीं, बस स्पेसिफाई है, फिक्स है। वी विल ऑलवेज राइट n टू इंडिकेट हाउ मेनी वैल्यूज इन द डेटा। तो ये पहली नोटेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। वेयर इज n? n मींस नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। अब जरा दूसरी नोटेशन, वैल्यूज को तो पता है वे x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स के नंबर हैं तो इसका मतलब है 5 रीडिंग्स होंगी, किसकी? x की 5 रीडिंग्स होंगी। ये उसके उलट है कि जी आप मैथ में लिखते हैं ना x इज इक्वल टू 2, तो आप कहते हैं x की तो एक ही वैल्यू है 2, नहीं। अगर यहां पर डेटा में 5 हमारे पास वैल्यूज होंगी तो x की 5 रीडिंग्स होंगी, x में 5 ऑब्जर्वेशन होंगी। कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। हमें जरूरत पड़ गई किसी जगह पर, किसी फार्मूले में एक इंग्रेडिएंट की। कौन सा इंग्रेडिएंट? हमें तमाम x की रीडिंग्स को सम करके लिखना था। मैंने कह दिया ना कि क्यों सम करके लिखना है, ये बात की बात है। ये जब फार्मूले में बनाऊंगा, मीन में मैंने यूज करना था सम, चले जब मैं फार्मूले बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। अभी तो सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये बनाना कैसे है। क्या इंग्रेडिएंट है? सम ऑफ, सम बनाना है किसका? ऑल द वैल्यूज, तमाम वैल्यूज का सम बनाना है। किसकी तमाम वैल्यूज? एक्स की। अब ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, ये तो नहीं हम लिखेंगे फार्मूले में। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी एक्स की तमाम वैल्यूज को सम करके रखने की, तो फार्मूले में या तो मुझे ये सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, या इसकी बजाय मैं ये लिखा करूंगा सम एक्स, समेशन। इसको हम समेशन पढ़ते हैं, सम भी कहते हैं, सम एक्स। अब समझ आ गई? आप कहें जी एक्स में तो एक वैल्यू थी तो उसका सम का मतलब नहीं, एक्स में ज्यादा वैल्यूज होंगी और उसके सम का मतलब होगा कि तमाम वैल्यूज को ऐड करके हमें लिखना होगा। चलें साथ ही एक एग्जांपल भी बना लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मेरे पास कोई डेटा सेट है, चले मैंने लिखा नहीं हुआ, सपोज कर लेते हैं मार्क्स इन क्लास टेस्ट। बच्चों का कोई क्लास टेस्ट हुआ है 10 नंबर का, इसमें पहले स्टूडेंट के 2 नंबर हैं, दूसरे के 4 है, फिर नेक्स्ट के 5 हैं, 6 और 8 हैं, दैट्स ऑल। जब भी स्टैट्स में हम डेटा लिखा करेंगे हम उसे वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में लिखा करेंगे, ऐसे। ये वर्टिकल कॉलम है, ये रो होती है ना, ऐसे रो। हम डेटा स्टैट्स में वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में लिखा करेंगे। उसकी रीजन होगी हमें रूटीन में सम करना होगा, जमा करना होगा। अगर वैल्यूज ऐसे लिखी हुई हों, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी वैल्यूज नहीं है ये, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है अगर बच्चे ऐसा लिख लेना तो फिर उनके लिए सम करना आसान होता है, ऐसे ही है ना। तो इसलिए स्टैट्स में रूटीन यही है कि हमारे पास जो भी डेटा वैल्यूज होंगी हम उसको एक वर्टिकल कॉलम के तौर पे लिखेंगे। कॉलम
ये उस कॉलम का हेडिंग कहलाएगा, टाइटल कह दे, पता चलेगा जी इसके नीचे एक्स का डेटा है। अब आपको पहली नोटेशन, फर्ज करें वो कहता जी ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इस डेटा सेट से, तो पहले तो पढ़ना आना चाहिए। ये लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स में कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, अगर आपको n लिखना हो n तो लिख सकते हैं ये 5 है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। ये कैलकुलेशन करनी है, बड़ा सिंपल है। समेशन को हाइड कर दिया करें, ये आपको नहीं नजर आ रही, ये समेशन आपको नहीं पता चल रहा है ही नहीं, ये ऐसा कह ले, है ही नहीं समेशन। आप कहें जी क्या लिखा हुआ एक्स, मैं पूछूंगा एक्स है जी, बिल्कुल है एक्स। कहाँ है जी? ये लिखा हुआ एक्स, ये देखें एक्स है। ओके, अब क्या लिखा हुआ इस एक्स के साथ क्या करना है जी? ये करना है क्या? सम करना है, कर दें फिर। 2 + 4 6 11 25। ले जी, आपको एक इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना आ गया। सिंपल सी बात है ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जी मैं बच्चों की तरह स्टार्ट करूंगा। तो देखें, आपको बता रहा हूं, इसे सम कहते हैं। सम करते कैसे हैं ये बताया मैंने आपको भी कि जी डेटा क्या है, लिखते कैसे हैं जी, उसकी रीडिंग उसके नीचे लिख देते हैं। सम कैसे करना है? जमा कर दें। तो मैंने आपको एक इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना बता दिया। एक रेसिपी बना दूं, फार्मूला कह रहा हूं। एक इंग्रेडिएंट सिखाया, साथ ही एक रेसिपी भी बन जाती है। वो क्या? आप क्या करें, इस इंग्रेडिएंट को इस इंग्रेडिएंट से डिवाइड कर दें। दोनों का पता क्या है, यानी कि इसको 5 से डिवाइड करते हैं। ले जी, रेसिपी का आंसर भी आ गया, ये मीन है। तो आपको मैंने मीन का फार्मूला बता दिया। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज को समेशन एक्स कहते हैं, वैल्यूज को एक्स कहते हैं। समेशन एक्स का मतलब है तमाम वैल्यूज का सम। नंबर ऑफ वैल्यूज को n कहते हैं। समेशन एक्स को n से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया? पहली रेसिपी तैयार होगी जी, मीन आ गया। ठीक है ना, मीन आ गया। बस इसी तरह की रेसिपी बनानी मैंने आपसे। ये तो होगी पहली रेसिपी, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। आपने इसको इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया करें। आपने पहले पढ़ना तो आपके पास आया ये वर्ड, क्या लिखा हुआ है? सम एक्स स्क्वायर। सम तो करना है जी, बिल्कुल करना है। किसको? एक्स को करना है? नहीं, एक्स की स्क्वायर्ड वैल्यूज को करना है। तो पहले आपको एक्स की स्क्वायर्ड वैल्यूज बनानी पड़ेगी। इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना आप, इधर से। यहां पहले ये आ गया एक्स स्क्वायर। क्या कोई ऐसा कॉलम है, कॉलम जहां एक्स स्क्वायर लिखा हुआ? नहीं। एग्जाम में हमें जो चीज की जरूरत होगी हम 7 कॉलम बना के खुद बनाया करेंगे। यहां समेशन नहीं लिखा हुआ, समेशन छोड़ दें, नजर ही नहीं आ रहा आपको, समेशन नहीं लिखी हुई यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें एक्स की वैल्यू स्क्वायर करके लिखी हुई है? नहीं जी, कोई नहीं है। तो बनाएं फिर। एग्जाम में आप कॉलम बनाते हैं अपनी रफ कॉपी पे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। वो तो टोटल है ना, नीचे वैल्यू तो 5 ही है, बाकी टोटल है, ये टोटल। हाँ जी, कर लिया एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है जी? देखिए अब क्या करना है। अब आपको करना है सम। कर देते हैं सम जी। इनको अब आप सम करेंगे तो पहले बनाया एक्स स्क्वायर, फिर आपने तमाम वैल्यूज को सम किया जो कि आ गया 145। तो इस इंग्रेडिएंट का आंसर आ गया 145। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ वैल्यूज। स्क्वायर पहले करना है, सम बाद में करना है। सम के ऊपर हाथ रख लिया करें। आपने कहा ना जो जिसको सम करना वो तो बना लो। पहली दफा एक्स को सम करना था, एक्स बना हुआ था। दूसरी दफा एक्स स्क्वायर को सम करना था, तो पहले एक्स स्क्वायर तो बनाओ।
तो फिर हमने इंडिविजुअल वैल्यूज को स्क्वायर किया और फिर उसका सम। तीसरी कैलकुलेशन यहां लिखा गया है सम एक्स एंड देन होल स्क्वायर। यहां लिखा गया था सम एक्स स्क्वायर, यहां लिखा गया है सम एक्स होल स्क्वायर, दोनों डिफरेंट। मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है फिर पावर सॉल्व होती है। ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे, पैरेंथेसिस के अंदर समेशन एक्स लिखा हुआ है, एक्स को सम करके लिखा हुआ है, वो तो आपने पहले किया हुआ है। 25 है ये इसका आंसर। सम पहले करना है, क्यों? वो जी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है सम एक्स, स्क्वायर बाद में करना है। तो पहले मैंने इसका आंसर प्लेस किया ये वाला और स्क्वायर बाद में किया 625 सम एक्स स्क्वायर एंड देन 625। ये तीन कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी, सम एक्स स्क्वायर, सम एक्स होल स्क्वायर। ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट मैंने आपको सिखा दिए। अब जो आप नोट करें कि मैंने आपको जो एक बोर्ड पे फार्मूला लिख के दिया था, मेरा ख्याल अब आप इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना इसे सॉल्व। इस फार्मूले को अगर आप देखें तो आप इस पोजीशन पर हैं अब कि इन तीन इंग्रेडिएंट की मदद से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कि हमने n को फाइंड किया हुआ है 5 है, समेशन x किया हुआ है वो 25 आई थिंक, एक मिनट मुझे चेक करने दे जी, 25, समेशन x स्क्वायर हमने किया हुआ है 145। दैट्स ऑल। अगर मुझे ये तीन कैलकुलेशंस आती हैं तो इसका मतलब है कि मुझे ये फार्मूला कैलकुलेट करना आता है। ऐसे ही है ना, 1/5 145 minus 25 square over 5 and I will get dollars। देखें आपको मैंने स्टैट्स की एक रेसिपी बता दी। अगर मैं पहले उस वक्त जाके लिखता, आपने कहना ये पता नहीं क्या समेशन एक्स स्क्वायर, कभी स्क्वायर किधर है कभी किधर है, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीजें हैं। इनको मैंने लहदा बस समझा दिया आपको, और आई थिंक सो कि अब आप कहोगे ये तो बड़ी सीधी सीधी चीजें हैं कि जी पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना। अच्छा जी, इसके साथ ही अब आपको मैं इवन कैलकुलेट करना भी बताऊंगा कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेटर्स कोशिश करेंगे आप कि अपने कैलकुलेटर्स आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। जल्दी से जल्दी अपने जो कैलकुलेटर्स हैं उनको आपने अपनी मार्केट से ले आना है। मैं जरा आपको इसकी कैलकुलेशन का एक वे भी बताऊं। टाइम शॉर्ट करना हमने, अपनी कैलकुलेशन हमने बचानी है, कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम लगा के हम इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करें, कम से कम टाइम लगा के। ये मैंने कैलकुलेटर जो है वो मैंने ऑन कर लिया, ठीक, ये कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर पे आप समझ लें ये जो फार्मूला लिखा गया था, मैं एक ही दफा ये सारे का सारा फार्मूला इसके ऊपर लिख दूंगा, एग्जैक्ट जिस तरह से मैंने लिखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिख देना। अच्छा जी, अगर हम इसकी मोड करें तो ये कुछ 6, 7, 8 मोड आ जाते हैं। अगर आपने कोई सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जैसे ये सिंपल कैलकुलेशन है ना, कोई स्टैट्स के कोई फार्मूले नहीं लगाने हैं आपने, तो फिर आप अपने कैलकुलेटर को कंप्यूटेशनल मोड में रखेंगे, COMP, और जिसका नंबर है 1, आप 1 की प्रेस कर दोगे, यहां लिखा आ जाएगा मैथ। इसका मतलब होगा कि ये अब आपका कैलकुलेटर जो है वो सिंपल कंप्यूटेशनल मोड में है। आप नंबर 6 प्रेस करें तो देखिए मैट्रिक्स आ गए, MATRIX।
नंबर 3 प्रेस करें, स्टैट आ गई, STAT, ठीक। इसका मतलब मोड बदलता जा रहा है। आप जनरली अपने कैलकुलेटर को रखा करेंगे नंबर 1 पे, कंप्यूटेशनल मोड। अब आपने लिखना है 1/5, ठीक है। ये 1/5 लिखा हुआ है। हम जो कैलकुलेटर पे इतना टाइम वेस्ट करेंगे, हम लिख ही ऐसे देते हैं। फ्रैक्शनल लिखने का स्टाइल ये की है, हर कैलकुलेटर पर अवेलेबल होगी। ये देखिए, ऊपर एक बॉक्स आ गया, एक बॉक्स नीचे आ गया। कर्सर इस वक्त ऊपर वाले बॉक्स में ब्लिंक कर रही है। यहां लिखते हैं कि 1। 4 डायरेक्शनल एरोज हैं, 1 2 3 4। कर्सर को डाउन ले आए, नीचे बॉक्स में आ गए 5। देखें बिल्कुल उसी तरह से जैसे लिखा हुआ था 1/5। अब आपने ब्रैकेट यूज करनी है, लेकिन वो यूज करनी है इस यहां पर, और कर्सर इस वक्त है डिनोमिनेटर पे। कर्सर को एक पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे, ये डिनोमिनेटर से बाहर निकल के ऊपर आ जाए, राइट एरो राइट करेंगे, ये कर्सर बाहर निकलेगी और ऊपर चला जाएगा। ये देखें, यहां ब्रैकेट लगा दें, ये देखें पैरेंथेसिस है इसमें, ये ले, ये ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 145 नेगेटिव नेगेटिव। आपने कहा ना ये फिर फ्रैक्शन में आ गया, ये ले फिर फ्रैक्शन में आ गया। 25 स्क्वायर डाउन, नीचे आया ना जाके बॉक्स, ये नीचे आ गया 5। राइट एरो इक्वल ले, ये जरूर आपने करना है, वरना आप अपना टाइम लगाते जाओगे। 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, कॉपी पे लिख लिया, -145, कॉपी पे लिखा, 1/5 कॉपी पे लिखा। व्हाई नॉट इन दिस वे? दूसरा फायदा इसका ये होगा कि आपको ना एक दफा नजर आ जाएगा कि आपने बिल्कुल सही फीडिंग की है कैलकुलेटर पर नहीं। अब आपको नजर आ रहा है कि अगर देखें 1/5 145 925 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपने कहना बिल्कुल सही लिखा हो, बस इक्वल प्रेस कर दो, ले जी 4 आंसर। इसका आंसर 4, आंसर 4। बचाया ना टाइम। हाँ, शुरू में लिखते वक्त थोड़ा सा आपको आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब आपने कोशिश ये किया करनी है कि आपका एमसीक्यूज है ना, टाइम बचाना है ना आपने, तो फार्मूला कॉपी पे लिख लिया, दूसरी दफा वैल्यू जो है फार्मूला पढ़ते गए, उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर फीड करते गए, आखिर में इक्वल का बटन प्रेस किया, बस सीधा आंसर दे दिया। मैंने अभी आपको किसका फार्मूला सॉल्व करा दिया? 10वें लेक्चर का फार्मूला आज मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, ये वाला, ये 10वें लेक्चर का फार्मूला है। ठीक है जी, चले आज के लिए इतना ही, लेकिन आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कैलकुलेटर परचेज कर। आपको एहसास हुआ होगा